दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे वर्क को डिस्कस करेंगे कि जिसके बारे में माना जाता है कि इस वर्क ने एग्जिस्टेंशियलिज्म की बुनियाद रखी थी। अगर एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करें तो ये एक थ्योरी है जिसका मानना है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारी लाइफ का कोई भी पर्पस नहीं होता। हमारी लाइफ बिल्कुल मीनिंगलेस होती है और हमने अपनी लाइफ का वो पर्पस खुद क्रिएट करना होता है। वापिस अपने वर्क की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में हम नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वर्क फ्योडोर डोस्टोव्स्की ने लिखा है और ये वर्क एक नावेला है। अगर नावेला की बात करें तो नावेला एक ऐसे वर्क को बोलते हैं जो शॉर्ट स्टोरी से लेंथ में बड़ा होता है, लेकिन ये नावल से लेंथ में छोटा होता है। हमारा जो आज का वर्क है ये भी लेंथ में शॉर्ट स्टोरी से बड़ा है, लेकिन ये एक नावल से छोटा है। अच्छा, इस वर्क को डिस्कस करने से पहले इसके बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं कि यह वर्क लिखा क्यों गया था। अगर इस वर्क के बैकग्राउंड की बात करें तो ये एक रशियन वर्क है और ये एक सेटायर है। यह सेटायर है रैशनलिज्म के कॉन्सेप्ट पर। बेसिकली 1864 में जब यह वर्क लिखा गया था उस टाइम रशिया पर यूरोप की फिलॉसफीज बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही थी। लोग उन फिलॉसफीज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहे थे और उनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिलॉसफी थी वो रैशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट का ये मानना था कि हमारे पास जो नॉलेज है वो हमारे सेंसेस की वजह से नहीं आता, बल्कि हमारे पास ये नॉलेज हमारे रीजन और इंटेलेक्ट की वजह से आता है। इस थ्योरी का मानना था कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में रीजन करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो हमारे पास अल्टीमेटली उस चीज़ का नॉलेज आ जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ रैशनलिज्म के कॉन्सेप्ट का ये भी मानना था कि इस दुनिया में हमारे सर्वाइवल के लिए साइंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम साइंस को अपनी लाइफ में फॉलो कर लेंगे, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगेंगे और हर चीज़ में साइंटिफिक मेथड यूज़ करने लगें तो हम एक ऐसी सोसाइटी बना लेंगे जो बिल्कुल परफेक्ट होगी, जिसमें किसी किस्म का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इस थ्योरी का मानना था कि हमारी लाइफ में जितने भी चाउज और कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी इमोशंस की वजह से आते हैं। अगर हम अपनी इमोशंस की बजाय हर चीज़ में साइंस को फॉलो करना शुरू कर दें तो हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, जो ये कॉन्सेप्ट था ना कि साइंस और लॉजिक को फॉलो करना, ये पहले यूरोप में चल रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हो रहा था कि ये यूरोप से रशिया में भी आ रहा था। लोग इसके लिए आवाज़ उठा रहे थे कि हमारी सोसाइटी को साइंस और लॉजिक को फॉलो करना चाहिए। और इस जल्दी पर तेल डालने का काम करता है एक रशियन फिलोसफर निकोले। ये ऐसे करता है कि 1863 में व्हाट इज टू बी डन के टाइटल से एक वर्क लिख डालता है और इस वर्क में ये इस बात पर जोर देता है कि ह्यूमंस को अपनी लाइफ में साइंस और लॉजिक को फॉलो करना चाहिए। यह वर्क लिखने की देर थी कि जब डोस्टोव्स्की ने यह देखा कि अब तो पानी सर से ऊपर गुजर चुका है और हर तरफ साइंस ही साइंस हो रही है, लोगों की फ्रीडम और फ्री विल को बुलाया जा चुका है, तो वो फैसला करता है कि मैं भी एक वर्क लिखूंगा। फिर ऐसे होता है कि 1864 में ये नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड के टाइटल से एक वर्क लिखता है जिसमें ये ऐसे करता है कि साइंस और लॉजिक और रैशनल रूल्स को क्रिटिसाइज करता है। ये कहता है कि ह्यूमंस कोई मशीन नहीं है कि जो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चल सकेंगी। उनकी अपनी फीलिंग्स हैं, उनकी अपनी इमोशंस हैं और उन्होंने उसके सहारे चलना है। और जो तुम ये कह रहे हो ना कि साइंस को फॉलो करने से हमारी मुसीबतें और चाऊज वगैरह खत्म हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये कहता है कि इस दुनिया में दुख और मुसीबतें आना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि यही एक ह्यूमन को सिखाती हैं कि उसने इस वर्ल्ड में कैसे सरवाइव करना है। इसलिए हमें चाहिए कि ह्यूमंस को उनकी फ्री विल के सहारे छोड़ दें कि वो जो चाहे मर्जी करें। यह तो कुछ इस वर्क का बैकग्राउंड। अब चलते हैं इस वर्क की समरी की तरफ। अगर इस वर्क की समरी की बात करें तो यह वर्क 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जो पहला पार्ट है उसका नाम है अंडरग्राउंड और जो सेकंड पार्ट है उसका टाइटल है एप्रोपोस ऑफ द वेट स्नो। अगर पार्ट 1 यानी कि अंडरग्राउंड की बात करें तो इसमें जो हमारे नावेला का प्रोटैगनिस्ट है वो रशिया की एक सिटी एसटी पीटर्सबर्ग में एक बेसमेंट फ्लैट में रेंट पर रह रहा है। बेसिकली यहाँ जो सिटीज में ये बेसमेंट फ्लैट्स वगैरह होते थे वो गरीब लोगों के लिए होते थे। इससे हमें यह भी पता चलता है कि हमारी इस नावेला का जो प्रोटैगनिस्ट है वो फाइनेंशियली बिल्कुल भी वेल्दी नहीं था। अच्छा, इसके अलावा एक और बात बता दूं कि जो ये पार्ट 1 है ना नावेला का, उसे पैराडॉक्सिकल मोनोलॉग कहा गया है। अच्छा, यहाँ मोनोलॉग से तो आपको पता चल गया होगा कि एक सिंगल कैरेक्टर होगा जो सिर्फ स्पीच करेगा और अपनी थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में लोगों को बताएगा।
लेकिन जब इसके साथ पैराडॉक्सिकल का वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब होता है कि वो कैरेक्टर ऐसी फीलिंग्स और थॉट्स के बारे में बताएगा जो बिल्कुल कॉमन सेंस के अगेंस्ट होंगी। जब बंदा उन फीलिंग्स को सुनता है तो बंदा कहता है कि ये कैसी चबले मार है, ये भी भला कोई बात है करने वाली। बिल्कुल ऐसे ही जब हम इस वर्क को पढ़ेंगे तो हमें फील होगा कि ये कितनी अजीबोगरीब बातें कर रहा है। अच्छा, इस कहानी की शुरुआत होती है जो डॉस्टोयेव्स्की है वो ऑडियंस को बताता है कि मेरा ये नावल और करेक्टर दोनों फिक्शनल हैं, ये किसी की रियल लाइफ के बारे में नहीं बता रहे। लेकिन साथ ही ये कहता है कि इस तरह के लोग आज भी हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं और जो 19वीं सेंचुरी का मैन है वो तो है ही बिल्कुल इसकी तरह। फिर डॉस्टोयेव्स्की इस नावल के प्रोटैगनिस्ट के बारे में बताता है कि मेरे इस नावल के प्रोटैगनिस्ट का नाम है द अंडरग्राउंड मैन। अच्छा, यहाँ एक और बात याद रखिएगा कि इस पूरे नावेला में जो ये द अंडरग्राउंड मैन है इसका रियल नेम नहीं बताया गया, इसे पूरे नावेला में द अंडरग्राउंड मैन कहकर ही बुलाया गया है। अच्छा, यहाँ जो ये डॉस्टोयेव्स्की था वो बोलना बंद कर देता है और यहाँ से जो फोकस था वो द अंडरग्राउंड मैन पर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ जो ये द अंडरग्राउंड मैन है ये अपनी थॉट्स और फीलिंग्स बताना शुरू करता है। ये कहता है कि आई एम ए सिक मैन, आई एम ए स्पाइटफुल मैन, आई एम एन अनअट्रैक्टिव मैन, जिसका मतलब है कि मैं एक बीमार आदमी हूँ, मैं एक बदतमीज आदमी हूँ और मैं एक बदसूरत आदमी हूँ। फिर साथ ही एडिशन करता है और कहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे बीमारी क्या है और ना ही मैं अपनी बीमारी को एक्सप्लोर करने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाऊँगा। यह कहता है कि मुझे पता है कि जो डॉक्टर है वो मेरी बीमारी का इलाज ढूंढ लेगा, लेकिन मैं फिर भी उसके पास नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर मैं उसके पास गया तो मुझे उसका लॉजिक फॉलो करना पड़ेगा और मैं अपनी फ्रीडम को खो दूंगा। इसलिए मैं अपनी फ्रीडम को एंजॉय करूंगा और डॉक्टर के पास कभी भी नहीं जाऊंगा। फिर साथ ही ये बोलता है कि मेरे लीवर में दर्द हो रहा है, लेकिन इस दर्द को होने दो, मुझे इस दर्द में मजा आ रहा है। अच्छा, यहाँ ये बातें सुनकर अब आप लोगों को समझ आ रही होगी कि इस वर्क को पैराडॉक्सिकल मोनोलॉग क्यों बोलते हैं। अच्छा, फिर ये एडिशन करता है, ये कहता है कि मैं इस जगह में पिछले 20 साल से रह रहा हूँ और मैं पहले सिविल सर्विसेज का काम करता था और वहाँ जो मेरा रैंक था वो कॉलेजिएट असेसर था। इस रैंक से हमें ये पता चलता है कि ये किसी इतनी बड़ी पोस्ट पर नहीं था, ये एक मामूली सी पोस्ट पर था। ये कहता है कि जब मेरे पास लोग किसी काम के लिए आते थे तो मैं उन्हें तंग करता था। मुझे पता था कि उन्हें तंग करना गलत है, लेकिन मुझे ऐसे करने में मज़ा आता था। फिर साथ ही ये बताता है कि मैं उन्हें सिर्फ तंग करता था, मैं उनसे कोई भी रिश्वत वगैरह नहीं लेता था। अच्छा, फिर ये ऐसे करता है कि 19वीं सेंचुरी के इंटेलिजेंट लोगों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है। ये कहता है कि जो 19वीं सेंचुरी के इंटेलिजेंट लोग हैं वो कभी भी मैन ऑफ एक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि वो ऐसे करते हैं कि सिर्फ सोचने में अपनी लाइफ और अपना टाइम दोनों वेस्ट कर देते हैं और कभी भी कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करते। जबकि इसके ऑपोजिट जो अनइंटेलिजेंट लोग थे वो मैन ऑफ एक्शन होते हैं, क्योंकि वो किसी भी काम को करने से पहले सोचते नहीं हैं और वो अपना काम पूरा कर देते हैं। फिर ये एक विश करता है, ये कहता है कि काश मैं एक कीड़ा होता जिसके पास करने के लिए कुछ भी ना होता और मैं आराम से अपनी लाइफ गुजार सकता। अच्छा, फिर स्टोरी आगे बढ़ती है और ये ऐसे करते हैं कि अपनी कॉन्शियसनेस को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है। ये कहता है कि मैं ज़्यादा सोचने की वजह से कोई भी काम सही से परफॉर्म नहीं कर सकता, मैं बस सोचता रहता हूँ कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और इसी सोच की वजह से मैं कभी भी अपना कोई काम मुकम्मल नहीं कर पाता। अच्छा, यहाँ ये ऐसे करता है कि अपना कंपैरिजन एक चूहे के साथ करता है। ये कहता है कि मुझे भी उसकी तरह बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मैं भी अपना बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन वो अपना टाइम सोचने में ज़ाया कर देता है और बिना कोई एक्शन परफॉर्म किए वो दोबारा से बिल के अंदर छुप जाता है। बिल्कुल मेरी ज़िंदगी भी ऐसे ही है, मैं भी उसकी तरह कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करता। फिर यहाँ ये अनकॉन्शियस लोगों के बारे में बताता है। ये कहता है कि जो लोग ज़्यादा नहीं सोचते वो एक बैल की तरह होते हैं। जैसे बैल काम करने से पहले नहीं सोचता, ये भी बिल्कुल नहीं सोचते और अपना काम पूरा कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ इसकी बातें सुनकर आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, लेकिन जो उनसे ये पार्ट 1 है इसमें ये ऐसी बातें ही करता रहेगा। फिर पार्ट 2 में अपनी लाइफ के कुछ इवेंट्स के बारे में बताएगा, तो वहाँ जाकर हमें इसकी एक स्टोरी देखने को मिलेगी। अच्छा, वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। ये ऐसे करता है कि ये कहता है कि मुझे अपनी तकलीफ और बेइज्जती में एक तरह से सुकून महसूस होता है। फिर साथ ही एडिशन करता है। ये कहता है कि बहुत से लोग समझते हैं कि मैथ के रूल्स और नेचर को कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता।
फॉर एग्जाम्पल हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 × 2 = 4 होता है और हर कोई इस बात को मान भी रहा है, लेकिन तुम लोग क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि ये 4 ही क्यों होता है, हम इसे 5 भी तो बोल सकते हैं। ये कहते हैं कि मुझे ऐसे रूल से नफरत है। ये रूल्स नहीं होते बल्कि एक दीवार होती है जिनके अंदर हम लोग फंस जाते हैं। अच्छा, फिर ये अपने दांत के दर्द के बारे में बताना शुरू कर देता है। ये कहता है कि जब मुझे दर्द होता है तो मैं उस दर्द को एंजॉय करता हूँ। फिर कहता है कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जानबूझकर जब उन्हें दर्द हो तो वो ऊंचा ऊंचा चिल्लाना शुरू कर देते हैं ताकि लोग समझें कि उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और वो सफर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसे होता है कि वो भी इस दर्द को एंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा, आप लोगों को भी इसकी बातें अजीब लग रही हैं ना? बिल्कुल यही बात ये आगे चलकर खुद भी बताता है। ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बातों पर हंस रहे हो कि ये कैसा आदमी है जो खुद अपनी बेइज्जती कर रहा है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि एक बंदा है जो अपने बारे में सब कुछ जानता है कि उसकी पर्सनैलिटी में क्या क्या फ्लॉज हैं, भला ऐसा बंदा भी कभी अपनी इज्जत कर सकता है? इसी वजह से मैं भी अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ और मैं भी अपनी इज्जत नहीं कर रहा। अच्छा, फिर ये एडिशन करता है और वही अपनी पुरानी बात बताता है कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ स्टूपिड लोग ही कामयाब हो सकते हैं। ये कहता है कि मैं एक बंदे को जानता हूँ जो शराब पीता था और उसकी जिंदगी का मकसद ये था कि शराब पीना और अपनी लाइफ को एंजॉय करना। ये कहता है कि काश मैं भी उसकी तरह होता, एक काम के पीछे पड़ जाता और उसे पूरा कर लेता, लेकिन ये मेरा एक ख्वाब है, मैं कभी भी उसके जैसा नहीं बन सकता। फिर ये कहता है कि कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि इंसान बुरा काम या कोई भी गलती इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि ऐसा करना उनके लिए हानिकारक है, लेकिन रियलिटी ये है कि लोग ऐसा जानबूझकर करते हैं। वो चाहते हैं कि हमें बुरी चीज भी मिल जाए, वो उस बुरी चीज में भी अपना फायदा ढूंढ रहे होते हैं। यही ह्यूमन लाइफ है। फिर ये दोबारा से कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग मेरी बातों पर हंस रहे हो, लेकिन मेरी बात बिल्कुल सच है। लोग अपनी फ्रीडम, फ्री विल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू वेल्थ और ऑनर। ये कहता है कि एक तरफ फ्री विल हो और दूसरी साइड पर दौलत और वेल्थ वगैरह हो तो लोग फ्री विल वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अच्छा, फिर ये रैशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करता है। ये कहता है कि आजकल कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें रूल्स और लॉजिक को फॉलो करना चाहिए। रूल्स और लॉजिक को फॉलो करके हमारी एक लाइफ क्रिस्टल पैलेस बन जाएगी जहां कोई भी मुसीबत नहीं होगी। ये कहता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो हमारी लाइफ बिल्कुल बोर हो जाएगी, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकेंगे, हम सब एक मशीन बन जाएंगे जो दूसरों के इशारों पर चलती है। फिर ये एडिशन करता है और कहता है कि ह्यूमंस को कंफर्ट, सक्सेस और एडवांटेज की बजाय अपनी फ्रीडम चाहिए होती है। वो किसी रूल को फॉलो करके जिंदगी नहीं गुजार सकते। फिर ये कहता है कि चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं कि साइंस ही हर मसले का हल है, लेकिन ये बताओ कि क्या साइंस पर चलना ह्यूमंस के लिए अच्छा होगा? ह्यूमंस सिर्फ ऊंची बिल्डिंग्स को और डेवलप्ड सिटीज को पसंद नहीं करते, बल्कि वो कभी कभार अपनी डिस्ट्रैक्शन और चाउज यानी कि तबाही को भी इंजॉय करते हैं। फिर ये दोबारा से रैशनलिज्म और क्रिस्टल पैलेस वाले आइडिया को क्रिटिसाइज करता है। ये कहता है कि मैं क्रिस्टल पैलेस में रहने की बजाय चिकन पॉप यानी कि जो मुर्गियों का घर होता है उसमें रहना पसंद करूंगा। ये कहता है कि मेरे पास वहां कम से कम फ्रीडम तो होगी, मैं जो चाहे मर्जी करूंगा। यह कहता है कि क्रिस्टल पैलेस वाली दुनिया में मैं अपनी मर्जी से जुबान का इशारा भी नहीं कर सकूंगा और ना ही किसी का मजाक उड़ा सकूंगा। फिर यहाँ इस पार्ट 1 के इख्तिताम पर यह बोलता है कि मैं और मेरे जैसे लोग जो अंडरग्राउंड में रहते हैं वो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। हम लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं और सोचते हैं, हमें यह ज्यादा बोलना बंद कर देना चाहिए। फिर यह कहता है कि मैं तुम्हें इस दुनिया में रहने का एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, वो ये है कि हर वक्त सोचते रहना और कोई भी काम ना करना। फिर ये कहता है कि मैंने इस पार्ट 1 में अब तक जो कुछ लिखा है और तुमने जो कुछ सुना है इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना। और साथ ही कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग सोच रहे होगे कि ये तो रीडर्स को इग्नोर कर रहा है और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, लेकिन मैं यहाँ तुम लोगों से बातें क्यों कर रहा हूँ? मैंने तो ये वर्क पब्लिश ही नहीं करवाना, मेरे माइंड में तो बस जो कुछ आ रहा था मैंने वो लिख दिया है। और मेरा ये वर्क लिखने का सिर्फ और सिर्फ जो मेन पर्पस था वो अपनी बोरियत को ख़त्म करना था। फिर ये कहता है कि बाहर बर्फबारी हो रही है और यहाँ इस बर्फबारी को देखकर मुझे अपने पास्ट की कुछ बातें याद आ रही हैं। यहाँ ये पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है और ये इस वर्क के पार्ट 2 की तरफ चला जाता है।
अगर पार्ट 1 को देखें तो इसमें इसने अपनी थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में ऑडियंस को बताया है और ह्यूमंस की फ्री विल को साइंस और लॉजिक से डिफेंड किया है। पार्ट 2 एप्रोपोस ऑफ द वेट स्नो। अच्छा, ये जो सा पार्ट 2 है इसमें हमें एक लॉजिकल फ्लो देखने को मिलेगा, एक पूरी स्टोरी देखने को मिलेगी। ये जो सा पार्ट है ये मजे का है एज कम्पेयर टू पार्ट 1। अच्छा, पार्ट 2 की शुरुआत होती है, ये कहता है कि मैं 24 साल का था, बिल्कुल अकेली जिंदगी गुजार रहा था, किसी की तरफ नहीं देखता था और ना ही कोई मेरी तरफ देखता था। जो मेरे कुलीग्स थे वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे और मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता था। लेकिन कभी कभार मुझे ऐसे लगता था कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं। ये कहता है कि कभी कभी मेरा दिल करता था कि मैं अपने कोवर्कर्स के साथ बातें करूं, लेकिन मैं ज़्यादातर अकेला रहना ही पसंद करता था। मैं अकेले रहकर किताबें पढ़ता था, लेकिन किताबें पढ़ने का मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा मैं डिप्रेशन में ही चला गया हूँ। फिर ये कहता है कि ये डिप्रेशन अच्छा है मेरे लिए। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मेरी लाइफ हैप्पी हो, बल्कि मैं चाहता था कि मेरी लाइफ में और भी मुश्किलात आएं, क्योंकि मेरे लिए जो ये मुश्किलात और चाऊज वगैरह थे वही एक इंजॉयमेंट का नाम थी। अच्छा, यहाँ से अब इसकी एक पास्ट स्टोरी शुरू हो जाती है। ये कहता है कि एक रात ऐसे होता है कि मैं बार के पास से गुजर रहा होता हूँ और वहाँ देखता हूँ कि एक ऑफिसर एक बंदे को बार से बाहर फेंक देता है। ये कहता है कि ये देखकर मेरा भी दिल करता है कि मैं बार के अंदर जाऊं और वहां जाकर झगड़ा करूं, क्योंकि जब लोग मुझे झगड़ा करते हुए देखेंगे तो वो समझेंगे कि मैं कितना ज्यादा बहादुर हूं। फिर ये ऐसे करता है कि ये कहकर ये बार के अंदर एंटर हो जाता है और वहां जाकर ऑफिसर के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन जो ऑफिसर था वो इसे बाजू का धक्का देकर ऐसे साइड पर करता है जैसे ये कोई मक्खी थी। ये देखकर जो द अंडरग्राउंड मैन था वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और सोचता है कि मैं अब इस ऑफिसर को लड़ाई के लिए चैलेंज करूंगा। लेकिन यहाँ ऐसे होता है कि ये सिर्फ ऐसा सोचते ही है, ये उसे चैलेंज नहीं करता और वापस घर आ जाता है, इस डर की वजह से कि कहीं लोग इसको देखकर इस पर हंसे नहीं। अच्छा, इस इंसिडेंट के बाद ऐसे होता है कि इससे अक्सर रास्ते में आते जाते वो ऑफिसर नजर आता है, तो ये ऐसे करता है कि उसकी तरह गुस्से से देखता है कि मैं इससे अपना बदला लेकर रहूंगा। ये ऐसे करता है कि उससे बदला लेने के लिए एक ऑफिसर के बारे में स्टोरी लिखता है जिसमें ये उस ऑफिसर को क्रिटिसाइज करता है और इस स्टोरी को पब्लिश करवाने के लिए एक मैगजीन में भेज देता है। लेकिन होता ऐसे है कि जो वो मैगजीन वाले थे वो इस स्टोरी को पब्लिश नहीं करते। फिर ये सोचता है कि चलो उस मैगजीन वाले ने तो कुछ भी नहीं किया, मैं अब ऐसे करूंगा कि एक लेटर लिखूंगा और खुद ही उस ऑफिसर को भेज दूंगा। ये कहता है कि मैं उस लेटर में ऐसी बातें लिखूंगा कि जिसकी वजह से वो ऑफिसर मेरा दोस्त बन जाएगा। लेकिन यहाँ भी ऐसे ही होता है कि ये जो अपना सारा टाइम होता है वो प्लानिंग करने में और सोचने में वेस्ट कर देता है और कभी भी उसे कोई लेटर नहीं लिखता। अच्छा, फिर ये एक और प्लानिंग करता है। ये कहता है कि मैं उस गली से गुजरूंगा और जब ऑफिसर सामने से आ रहा होगा तो मैं उसके कंधे में जोर से कंधा मारूंगा और उससे अपनी पुरानी बेइज्जती का बदला ले लूंगा। लेकिन होता ऐसे है कि जब ये स्ट्रीट में जाता है तो ऑफिसर समेत हर कोई इसे इग्नोर करता है और इसे दोबारा से ऐसे फील होता है कि मैं एक मक्खी हूँ जिसे हर कोई इग्नोर कर रहा है। अच्छा, फिर इसके माइंड में एक ख्याल आता है कि कहीं सब लोग इसे इसके कपड़ों की वजह से इग्नोर तो नहीं कर रहे। तो ये ऐसे करता है कि अपने बॉस एंटन से कुछ रकम उधार लेता है और अपनी सेविंग्स भी यूज करके एक नए कपड़े ले लेता है। लेकिन नए कपड़े लेने के बाद भी इसकी कोशिश नाकाम ही रहती है। लेकिन फिर ऐसे होता है कि काफी टाइम के बाद एक दिन ये कामयाब हो जाता है। ये ऐसे करता है कि ऑफिसर को कंधे से कंधा मारता है, लेकिन जो ऑफिसर था वो इसकी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता और इसे दोबारा से इग्नोर करके वहां से चला जाता है। लेकिन इस बार ऐसे होता है कि जो ये द अंडरग्राउंड मैन था वो इस बात पर दुखी नहीं होता, बल्कि वो इस बात पर प्राउड फील करता है कि मैंने अपना बदला ले लिया है। अच्छा, फिर ये घर चला जाता है और इस बात को सोच कर ही खुश होता रहता है कि मैंने अपना बदला ले लिया है। लेकिन फिर ऐसे होता है कि कुछ दिनों बाद ये अपनी पुरानी कंडीशन में वापस आ जाता है। अच्छा, फिर ये इस बोरियत से निकलने के लिए ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। ये खुद को इमेजिन करता है कि ये एक हीरो है जिसे हर कोई पसंद करता है। अच्छा, फिर कुछ टाइम बाद ये इस हीरो वाली इमेजिनेशन से भी बोर हो जाता है, तो ये डिसाइड करता है कि मैं अब बाहर जाऊंगा और लोगों से मिलूंगा। ये ऐसे करता है कि अपने बॉस एंटन के घर चला जाता है, क्योंकि वहाँ हर ट्यूसडे को वो पार्टी करता था। अच्छा, वहाँ जब ये पार्टी पर जाता है तो ये वहाँ भी बोर हो जाता है और कुछ टाइम ही वहाँ रहने के बाद वापस घर आ जाता है।
घर आने पर यह डिसाइड करता है कि मैं इस दुनिया के साथ नहीं चल सकता, इसलिए मैं अब अकेला रहा करूंगा। लेकिन फिर दोबारा से ऐसे होता है कि कुछ दिन गुजरने के बाद ये फिर से बोर होना शुरू हो जाता है, तो ये ऐसे करता है कि अपने स्कूल के फ्रेंड सिमिनोव के पास चला जाता है। अच्छा, जैसे ये सिमिनोव के अपार्टमेंट में एंटर होता है, ये देखता है कि इसके कुछ पुराने क्लास फेलोज भी वहाँ आए हुए थे। अच्छा, जो ये इसके पुराने क्लास फेलो थे वो ऐसे कह रहे थे कि इनकी क्लास के एक लड़के ज़वरकफ, जो कि अब आर्मी का ऑफिसर बन चुका था, उसे डिनर पार्टी देने का प्लान कर रहे थे। अच्छा, जो ये द अंडरग्राउंड मैन है, इसकी उस ज़वरकफ के साथ इतनी बनती नहीं थी, इन दोनों की पहले लड़ाई होती रही है, लेकिन ये ना चाहते हुए भी ज़वरकफ को सरप्राइज देने के लिए इन सब के साथ शामिल हो जाता है। अच्छा, यहाँ ये जो द अंडरग्राउंड मैन था, ये दोबारा से एक ख्याल में चला जाता है। इसे ख्याल आता है कि कैसे एक दफ़ा ज़वरकफ जो था वो लड़कियों के साथ अपने अफेयर्स के बारे में सबको बता रहा था। अच्छा, जब वो ये सब कुछ बता रहा था तो ये जो द अंडरग्राउंड मैन था, ये गुस्से में आ जाता है और ज़वरकफ के ऊपर हमला कर देता है। ये उस पर हमला लड़कियों से हमदर्दी की वजह से नहीं करता, ये ऐसा जेलसी में करता है क्योंकि जो हर कोई था वो ज़वरकफ की तारीफ कर रहा था और इसे ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। अच्छा, फिर इसका ये ख्याल ख़त्म होता है और ये बताता है कि उस अपार्टमेंट में फेर फिचकन नामी इसका एक क्लास फेलो भी था, जो कि इसका बहुत कट्टर दुश्मन था। फिर ये कहता है कि उस अपार्टमेंट में एक और आर्मी मैन भी था, उसका नाम ट्रू डोलियोबो था, जो कि इसे बिल्कुल इग्नोर कर रहा था। अच्छा, फिर स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ती है और ये ऐसे करता है कि उन सब के सामने अपना पॉइंट बनाने के लिए बोलता है कि मैं भी इस डिनर पार्टी में हिस्सा डालूंगा। ये सुनकर जो वहाँ सब बैठे लोग थे वो हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो हैरान इस वजह से होते हैं कि ये यहाँ किधर आ रहा है, इसे तो किसी ने बुलाया भी नहीं था। लेकिन फिर ऐसे होता है कि वो सब कहते हैं कि ठीक है, तुम ऐसे करना, कल शाम को 5 बजे आ जाना और अभी अपने हिस्से के पैसे दे दो। अच्छा, यहाँ जब ये पैसे मांगते हैं तो जो ये द अंडरग्राउंड मैन होता है वो शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि इसके पास अभी पैसे नहीं थे। इसने तो सिर्फ इसलिए बोला था कि बाद में पैसे दे दूंगा और अभी इज्जत बन जाएगी, लेकिन यहाँ इसकी इज्जत नहीं बनती, उल्टा इसकी इज्जत का कबाड़ा हो जाता है। फिर ऐसे होता है कि ये इसी शर्मिंदगी में इस अपार्टमेंट से निकल जाता है और खुद को कोसना शुरू कर देता है कि मुझे इस पार्टी का हिस्सा ही नहीं बनना चाहिए था। लेकिन फिर अगले दिन ऐसे होता है कि उस पार्टी पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये कहता है कि अगर आज मैं ना गया तो जो सिमिनोव लोग हैं वो मुझे डरपोक समझेंगे, इसलिए मुझे आज तो ज़रूर जाना है। फिर ये ऐसे करता है कि एक कैब लेता है और पूरे 5 बजे होटल डी पेरिस पर पहुंच जाता है। अच्छा, वहां जब ये पहुंचता है तो इसके साथ मोए मोए हो जाता है। इसे वहां पहुंचकर पता चलता है कि डिनर तो 5 की बजाय 6 बजे होना है। यह सुनकर ये दोबारा से गिल्ट फील करता है और फिर वहां 1 घंटा दूसरों के आने का इंतजार करता रहता है। फिर फाइनली वो सब भी आ जाते हैं और जो सिमिनोव था वो आकर इसे सॉरी करता है। वो कहता है कि मुझे याद ही नहीं रहा था कि तुम्हें बताना कि हमने डिनर 1 घंटा लेट कर दिया है। अच्छा, यहाँ जब ये ज़वरकव और फेर फिचकिन थे, ये बात सुनते हैं कि ये पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रहा है, तो वो ऐसे करते हैं कि इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अपना मजाक उड़ता देख जो ये अंडरग्राउंड मैन था, ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन आज इसके दुख यहाँ ही खत्म होने वाले नहीं थे। आगे ऐसे होता है कि जो ये ज़वरकव था वो बातों बातों में इसकी थोड़ी इनकम का मजाक उड़ाता है और बाकी के जो लोग थे वो भी इसे कोई लिफ्ट नहीं देते। इन सब का बुरा रवैया देखकर ये सोचता है कि मुझे वापस चला जाना चाहिए, लेकिन फिर ये कहता है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा और वहां बैठे बैठे शराब पीना शुरू कर देता है। अच्छा, वो सब आपस में ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे और ये सिर्फ शराब पी रहा था। लेकिन ऐसे होता है कि ये शराब कुछ ज्यादा ही पी लेता है और फिर खड़ा होकर उन सब की बेइज्जती करना शुरू कर देता है। ये कहता है कि मुझे ऐसी गंदी और बेहुदा बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम लोग ये कैसी स्टोरी सुना रहे हो। अच्छा, यहाँ ये जो था इनडायरेक्टली ये ज़वरकव को टांट कर रहा था। लेकिन होता ऐसे है कि इसका ये रवैया देखकर वहां बैठे सब लोग गुस्से में आ जाते हैं और जो ये फेर फिचकिन था ये तो बोलता है कि इसे एक थप्पड़ लगाना चाहिए। यहाँ फेर फिचकिन की बात सुनकर जो ये द अंडरग्राउंड मैन था ये उससे कहता है कि आ जाओ मेरे साथ लड़ लो। लेकिन इसकी ये बात सुनकर जो वहां बैठे सब लोग थे वो इस पर ही हंसना शुरू कर देते हैं। इन सब का ये रिस्पांस देखकर जो द अंडरग्राउंड मैन था वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन इस शर्मिंदगी में भी ये वापस नहीं जाता और वहां बैठकर ऐसी हरकतें करने लगता है कि लोग इसको देखें।
लेकिन होता ऐसे है कि आज इसे कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था, वो सब इसे बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। अच्छा, फिर फाइनली ये डिनर खत्म हो जाता है। तो डिनर खत्म होने के बाद जो ये जरकफ था ये कहता है कि अब हमें बरोथल जाना चाहिए। बरोथल कोठे वगैरह को बोलते हैं जहाँ मतलब प्रोस्टिट्यूट तो वाइफ्स वगैरह मिलती हैं। ये सुनकर जो द अंडरग्राउंड मैन था वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई, मैंने जॉनसी जरकफ की इंसल्ट की है। यह सुनने पर जो जरकफ था वो बोलता है कि मैंने कुछ भी महसूस नहीं किया, मैंने तो तुम्हारी बातों को बिल्कुल भी सीरियस ही नहीं लिया। यह सुन करके जो मैंने इतने पापड़ बेले थे वो सब जाया हो गए हैं। द अंडरग्राउंड मैन दोबारा से शर्मिंदा हो जाता है। फिर ये ऐसे करता है कि जो सिमिनोव है उसे पकड़ता है और उससे बोलता है कि मुझे कुछ रकम उधार दे दो, मेरे पास फिलहाल कोई रकम नहीं है। ये कहकर ये साइड पर खड़ा होता है और अपने माइंड में दो सिनेरियो बनाने लगता है। ये कहते हैं कि जब मैं ब्रॉथल में जाऊंगा तो सिमिनोव लोग भी मुझे रिस्पेक्ट देंगे कि ये भी हमारी तरह के ही है, हमारे बराबर है, तो ये ऐसे करेंगे कि ये भी मेरे साथ दोस्ती कर लेंगे। अच्छा, दूसरा सिनेरियो इसने ये बना रखा था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं गुस्से में आकर जरकफ को एक थप्पड़ लगाऊंगा और अपना सारे बदले ले लूंगा। ये भी इसी सोच में डूबा होता है कि बाकी सब वहां से जा चुके थे। जब ये देखता है कि वो सब तो पहले ही चले गए थे तो ये ऐसे करता है कि वहां से एक कैब लेता है और उनके पीछे निकल पड़ता है। अच्छा, फिर ये ऐसे करता है कि इस कैब में भी प्लानिंग करना शुरू कर देता है। ये सोचता है कि मैं वहां जाकर जरकफ और जिस प्रोस्टिट्यूट ओलंपिया से वो मिलने जा रहा है उन दोनों से बदले लूंगा। ये कहता है मैं ओलंपिया को बालों से घसीटूंगा और जरकफ को कान से पकड़कर एक लगाऊंगा। इन दोनों ने पास्ट में मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी। ये कहता है कि आज तो मैं ऐसा करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। अच्छा, फिर ये फाइनली कुछ टाइम बाद वहां पहुंच जाता है। जब ये वहां पहुंचता है तो इसे पता चलता है कि वो सब तो यहाँ आकर वापस भी चले गए हैं। ये बात सुनकर जो द अंडरग्राउंड मैन था वो खुश हो जाता है कि चलो मुझे जरकफ को थप्पड़ नहीं मारना पड़ा। फिर ये ऐसे करता है कि ये वापस आने लगा होता है कि वहां एक और प्रोस्टिट्यूट जिसका नाम लिजा था वो आ जाती है और लिजा को देखकर इसके अंदर की अफेक्शन भी जागने लगती है। अच्छा, यहाँ से अब ये स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है और दिखाया जाता है कि रात के 2 बजे ये उठता है और देखता है कि ये लिजा के साथ लेटा हुआ है। अच्छा, अब ऐसे होता है कि जागने पर ये लिजा से पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, कब आई हो, वगैरह वगैरह। इस पर जो लिजा थी वो इसे बताती है कि मैं यहाँ 2 वीक्स पहले आई हूँ, मैं न्यू हूँ और मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। अच्छा, यहाँ पर जो ये द अंडरग्राउंड मैन था जब वो ये सुनता है तो ऐसे करता है कि लिजा को भाषण देना शुरू कर देता है। ये कहता है कि आज सुबह ही मैंने एक डेड प्रोस्टिट्यूट को देखा है जिसकी बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी। ये कहता है कि उसने अपनी सारी लाइफ ब्रोथल में गुजारी थी और लोग उसके मरने पर अफसोस करने की बजाय उसका मजाक उड़ा रहे थे। फिर ये ऐसे करता है कि अपनी ऑडियंस को बताता है कि मैंने ये स्टोरी जानबूझकर बनाई थी, मैंने सुबह कोई डेड प्रोस्टिट्यूट नहीं देखी थी। फिर ये लिजा से बोलता है कि तुम भी ये सब काम छोड़ दो, अगर तुम नहीं छोड़ोगी तो तुम्हारा फ्यूचर भी उसकी तरह ही होगा, तुम्हारी खूबसूरती भी एक दिन खत्म हो जाएगी और एक दिन तुम भी इसी गंदी जगह पर मर जाओगी। फिर ये उसे कहता है कि तुम ऐसे करो, यहाँ से निकल जाओ, जाकर कहीं शादी वगैरह करो और अपना घर बसाओ। इस पर जो लिजा थी वो इसे जवाब देती है कि हर शादीशुदा औरत खुश नहीं होती। ये सुनने पर जो द अंडरग्राउंड मैन है वो बोलता है कि शादी प्रोस्टिट्यूट बनने से तो बेहतर है। फिर ये से बोलता है कि अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसे बहुत प्यार करता, उसका ख्याल रखता और कभी उसे ऐसे रास्ते पर ना आने देता। ये सुनकर जो लिजा थी वो बोलती है कि तुम्हारा ऐसे फादर्स के बारे में क्या ख्याल है जो खुद अपनी बेटियों को यहाँ छोड़कर जाते हैं। ये सुनकर द अंडरग्राउंड मैन को समझ आ जाती है कि यहाँ लिजा को भी उसका फादर ही छोड़कर गया है। अच्छा, फिर ये ऐसे करता है कि यहाँ से जाने का इरादा कर लेता है और यहाँ से जाते जाते लिजा को अपना एड्रेस देकर जाता है। ये उससे कहता है कि अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम यहाँ से निकलना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। फिर ये कहकर वहां से पैदल घर की तरफ निकल पड़ता है। फिर स्टोरी दोबारा से थोड़ी देर आगे बढ़ती है और अगले दिन जब ये उठता है तो ये सोचता है कि इसने सिमिनोव के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। ये सोचता है कि इसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। ये ऐसे करता है कि अपने बॉस एंटन से कुछ रकम उधार लेता है और साथ ही एक लेटर लिखता है जिसमें ये सिमिनोव को रात वाली हरकतों की वजह से सॉरी बोलता है। ये वो उधार वाली रकम और लेटर अपने सर्वेंट एपोलन को देता है कि जाकर इसे सिमिनोव की तरफ भेज दो।
फिर ऐसे होता है कि अपोलन को भेजने के बाद ये लिजा के बारे में सोचने लगता है कि वो यहाँ आएगी तो मेरे अपार्टमेंट को देखकर क्या सोचेगी कि ये कितना खराब है। अच्छा, फिर ये ऐसे करता है कि लिजा के बारे में इमेजिन करने लगता है कि वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगी है और एक दिन मेरी उससे शादी हो गई है। काफी देर इस इमेजिनेशन में रहने के बाद ये खुद इस इमेजिनेशन से बाहर निकल आता है और कहता है कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ। फिर स्टोरी दोबारा से थोड़ी आगे बढ़ती है और जो वो अपोलन था वो वापस आ जाता है तो द अंडरग्राउंड मैन ऐसे करता है कि उसे उसकी सैलरी दे देता है। अच्छा, ये उसे उसकी सैलरी दे देता है और साथ ही बोलता है कि तुम तो एक टॉर्चर हो। यह सुनने पर जो अपोलन था वो आगे से बोलता है कि एक तो तुम मुझसे काम करवाते हो और ऊपर से मेरे पैसे भी नहीं देते। अगर तुम्हारा ऐसा ही बिहेवियर रहेगा तो मैं एक दिन पुलिस के पास चला जाऊंगा। यहाँ ये दोनों लड़ रहे होते हैं कि इतने में वहाँ लिजा आ जाती है और उसके आने पर जो द अंडरग्राउंड मैन है ये अपोलन से बोलता है कि हम दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अच्छा, फिर ये वहाँ लिजा को देखकर सोचता है कि इसे मेरा अपार्टमेंट देखकर पता नहीं कैसा लग रहा होगा। अच्छा, फिर ये ऐसे करता है कि अपोलन को आवाज देता है कि हम दोनों के लिए चाय लेकर आओ। इस पर जो अपोलन था वो थोड़ी देर तक इसे घूरने के बाद चाय लेने चला जाता है। अपोलन की इस हरकत पर इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ऊंचा चिल्लाकर बोलता है कि मैं एक दिन तुम्हें मार दूंगा। लेकिन होता ऐसे है कि ये कहने के बाद ये खुद फूट फूट कर रोने लगता है और इसे रोता देख लिजा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद लिजा इसे बताती है कि मैं ब्रोथल छोड़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि तुम मेरी मदद कर सको। यह सुनकर जो द अंडरग्राउंड मैन था वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे पास मदद के लिए आई हो कि मैं तुम्हें बचा लूं, लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूंगा। अच्छा, रात को इसने ऐसे किया था कि उसे खुद एड्रेस देकर आया था कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए हुई तो मुझसे ले लेना, लेकिन अब जब वो आई थी तो ये अपनी बात से मुकर गया था। लिजा जब ये देखती है तो वो बहुत ज्यादा गमगीन हो जाती है और अंदर से टूट जाती है। लिजा परेशानी की हालत में एक साइड पर खड़ी थी। फिर ये ऐसे करता है कि साथ एडिशन करता है। ये कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई तंग करे। फिर साथ ही ये कहता है कि मैं तो हूँ सेल्फिश और लेजी। और फिर ये लिजा को बोलता है कि मैं तो तुमसे नफरत करता हूँ। लेकिन यहाँ अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। लिजा को समझ आ जाती है कि इसके दिल में कुछ और है और ये जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा है। लिजा ऐसे करती है कि इसे गले लगा लेती है और ये दोनों रोने लगते हैं। अच्छा, अब यहाँ जो ये द अंडरग्राउंड मैन है इसे लिजा पर प्यार भी आ रहा था और थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा था। फिर स्टोरी दोबारा से आगे बढ़ती है और 15 मिनट के बाद ये रोना बंद कर देता है और लिजा को देखने लगता है। लिजा को देखते देखते ये सोचता है कि मैं कभी इससे सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी नज़र में मोहब्बत दूसरों को कंट्रोल करना और दूसरों से ज़्यादा खुद को मॉरली सुपीरियर दिखाने का नाम थी। अच्छा, फिर ऐसे होता है कि कुछ टाइम के बाद जो ये लिजा थी वो खुद ही जाने का इरादा कर लेती है। लेकिन उसके जाने से पहले जो ये द अंडरग्राउंड मैन था ये ऐसे करता है कि कुछ रकम निकालता है और उसके हाथ में थमा देता है। अच्छा, यहाँ ये रकम लिजा को हमदर्दी की वजह से नहीं देता, बल्कि ये ऐसे देता है कि जैसे गुस्से से कह रहा था कि तुम ये रकम लो और यहाँ से चली जाओ। लिजा इसकी नीयत को भांप लेती है और ऐसे करती है कि वो रकम टेबल पर रख देती है और वहां से चली जाती है। अच्छा, उसके जाने के बाद ये सोचता है कि मुझे उसे रोक लेना चाहिए, लेकिन फिर ये कहता है कि मैं उसके आगे क्यों झुकूं और उससे माफी की भीख क्यों मांगूं। उल्टा उसे चाहिए कि वो इस इंसल्ट को सारी जिंदगी याद रखे। फिर टाइम दोबारा से आगे बढ़ता है और बताया जाता है कि इस रात को ये बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहा था। ये कहता है कि काश मैं ऐसे ना करता और लिजा को अकेला ना छोड़ता। फिर साथ ही ये भी बताता है कि उस दिन के बाद से मैंने लिजा को कभी भी अपनी लाइफ में दोबारा नहीं देखा। अच्छा, फिर यहाँ ये अपने पास्ट से बाहर निकल आता है और सोचता है कि शायद ये नोट्स लिखने ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। यह कहता है कि नावल में तो एक हीरो की जरूरत होती है, मैं कभी भी वो हीरो नहीं बन सकता। मैं तो एक एंटी हीरो हूँ, मेरी तो पर्सनैलिटी और लाइफ में बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं। फिर ये साथ ही ऑडियंस को कहता है कि अगर हमारी जिंदगी की सारी विशेष, हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, हमारी जिंदगी बदतर से बदतर होती चली जाएगी। इसलिए हमारी जिंदगी में जरूरी है कि हमारी कुछ ख्वाहिशात कभी भी पूरी ना हो सकें। यहाँ इस पार्ट 2 का भी इख्तिताम हो जाता है।
अच्छा, यहाँ तक थी ये इस नावेला की समरी। अब चलते हैं इस नावेला की पर्पस की तरफ कि ये नावेला लिखा क्यों गया था। अच्छा, अगर इस वर्क के पर्पस की बात करें तो जैसे कि पहले वीडियो के शुरू में बताया था, इस वर्क का जो मेन पर्पस है वो ह्यूमंस की फ्री विल को डिफेंड करना है। यह वर्क बताता है कि ह्यूमंस कोई मशीन नहीं है कि जिनकी एक बार कोडिंग कर दी जाए तो वो सारी जिंदगी बिल्कुल सही चलती रहे। यह वर्क कहता है कि ह्यूमंस की नेचर में है बगावत करना। अगर तुम उन पर पाबंदियां लगाओगे, उनके लिए रूल्स बनाओगे, तो वो तुम्हें उन पाबंदियों से निकल कर दिखाएंगे। तुम उन्हें जिस काम से रोकोगे वो तुम्हें वो काम करके दिखाएंगे। वो गलतियां करते हैं लेकिन उन गलतियों से वो सीखते हैं, और यही ह्यूमन लाइफ है। इन शॉर्ट, अगर एक लाइन में इस वर्क के पर्पस की बात करें तो इस वर्क का जो मेन पर्पस था वो ह्यूमंस की फ्री विल को साइंस और लॉजिक के सामने डिफेंड करना था। अच्छा, ये था इस वर्क का पर्पस। अब चलते हैं इस वर्क के थीम्स की तरफ। अगर इस वर्क की थीम्स की बात करें तो जो फर्स्ट पर आता है वो है फ्रीडम वर्सेस रैशनलिज्म। वही आइडिया कि डॉस्टोयेव्स्की ने पूरे नावेला में फ्रीडम को सपोर्ट किया है और इसने रैशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया है। इसका मानना था कि लाइफ साइंस और लॉजिक के सहारे नहीं चल सकती। अगर सेकंड थीम की बात करें तो वो है हाइपर कॉन्शियसनेस। अगर हम इस नावेला को देखें तो जो इस नावेला का प्रोटैगनिस्ट है द अंडरग्राउंड मैन, वो हमें हर टाइम सोचते ही नजर आएगा। वो पूरा नावेला इसी बात को सोचने में गुजार देता है कि मैं ज़ोरकोव से बदला लूंगा और मैं लीजा से मैरिज करूंगा, लेकिन करता कुछ भी नहीं है। इस पूरे नावल में हमें द अंडरग्राउंड मैन की हाइपर कॉन्शियसनेस दिखाई गई है। थर्ड पर आता है एलाइनेशन एंड आइसोलेशन। अगर हम इस वर्क को देखें तो जो प्रोटैगनिस्ट है वो अकेला ही रह रहा है, दुनिया से दूर रह रहा है। इवन जब कोई उसके नजदीक आने की भी कोशिश करता है तो अनकंफर्ट हो जाता है और वो खुद ही उससे दूर हो जाता है। फोर्थ थीम की बात करें तो वो है सफरिंग एज अ चॉइस। अगर हम इस नावेला के प्रोटैगनिस्ट को देखें तो वो अपनी मर्जी से अकेला रह रहा था और अपनी मर्जी से सफरिंग कर रहा था। इवन जब वो बीमार हुआ था तो उसके पास ऑप्शन था कि वो डॉक्टर के पास जा सके, लेकिन वो अपनी मर्जी से कहता है कि मैंने नहीं जाना, मुझे तो इस दर्द में उल्टा मजा आ रहा है। यहाँ में इस नावेला में दिखाया गया कि उसकी लाइफ में जो भी मुश्किलात आ रही थी वो उसकी अपनी मर्जी की वजह से आ रही थी। लास्ट पर आता है क्रिटिसिज्म ऑफ यूटोपियन सोसाइटी। इस वर्क का जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो सबसे बड़ा और मेन पर्पस था वो लॉजिक और साइंस की बेस पर जो एक यूटोपियन सोसाइटी का आइडिया था उसे क्रिटिसाइज करना था। इस वर्क का मानना है कि ह्यूमन ऐसी सोसाइटी में कभी भी नहीं रह सकते। अगर तुम उसे रखोगे भी तो वो एक न एक दिन वहां से बगावत करेगा और खुद ही वहां से निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ तक थी इस नावेला की इंपॉर्टेंट थीम्स। अब चलते हैं इस नावेला के लिटरेरी स्टाइल की तरफ। अगर हम इस वर्क के लिटरेरी स्टाइल की बात करें तो इसमें हमें फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बेसिकली जो पार्ट 1 है उसमें कोई भी लॉजिकल फ्लो फॉलो नहीं हुआ और ना ही उसमें कुछ सीक्वेंस है। बस जो प्रोटैगनिस्ट के माइंड में आता गया है वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में बताता रहा है, इसलिए हम पार्ट 1 को टोटली फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। जबकि अगर पार्ट 2 की बात करें तो उसमें थोड़ा बहुत लॉजिकल फ्लो था आइडियाज का, लेकिन उसमें भी स्मूथ या वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं था। उसमें भी हमें थोड़ा बहुत फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर देखने को मिला है। सेकंड लिटरेरी स्टाइल है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। इस वर्क में फर्स्ट पर्सन नैरेटिव का यूज हुआ है। जो कैरेक्टर है अंडरग्राउंड उसने अपनी थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में बताया और इसके साथ साथ उसने अपने पास्ट इवेंट्स के बारे में बताया है, इसलिए हम बोलते हैं कि यह वर्क फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।